तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था, जेएसएससी सचिवालय का सीरीज चल रहा था, ठीक है। इसमें झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम्स को लेकर के हम लोग तैयारी करते थे। जेएसएससी में आपका हिंदी पेपर 2 है ना, तो हिंदी पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है। तो इसका सीरीज चल रहा था, तो हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगा रहे थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। लगभग हम लोग ये सीरीज चलाएंगे, 30 दिनों का सीरीज चलाएंगे, जिसमें 30 दिन में आपके लगभग 3000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इतना कर लेने के बाद विश्वास मानो, इससे क्वेश्चंस बाहर तो नहीं जाने वाले हैं। लगभग आपको 90% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3000 क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें क्या है, हिंदी के सभी कहानी और उपन्यास सभी लोग चीज़ दिया हुआ है। अब मैं बता दूँ, जो आज नए जुड़ रहे होंगे, जैसे पुराने लोग जुड़े हुए पता है उनको, ये हमारा PDF आपको हमारे शिवम क्लासेस धनबाद आपका ऐप है, उस पर मिल जा रहा हो। तो मैं बताता हूँ आपको PDF अभी तक के 7 दिन के PDF डला चुका है। आज ये वीडियो होने के बाद आपका PDF डल जाएगा। कहाँ से इसको करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे आपका अपना चैनल शिवम क्लासेस धनबाद को खोलना है। देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाता रही, ये शिवम क्लासेस धनबाद ऐप है, इसको आप लोग ऐसे ऑन कर लेना है, ठीक है। जिसके पास डाउनलोड नहीं होगा वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर। अब शिवम क्लासेस धनबाद खोलने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 3 डॉट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपका फ्री मटेरियल का सेक्शन है, ये फ्री मटेरियल का सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे क्लिक करोगे, वीडियोज़ है, यहाँ पे टेस्ट में जाना है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे गए, यहाँ पे देखो जेएसएससी पेपर 2 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, देखो हिंदी के सभी सेट आपका 7 कल तक हो, तो 7 सेट हो गया, सेट 6, सेट 5, इस तरह सभी के डेट डले होते हैं। इस तरह जाकर के हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे प्ले स्टोर पे कैसे आपको सर्च करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, शिवम क्लासेस धनबाद, यहाँ पे आपको सर्च करना है शिवम क्लासेस धनबाद। देखो शिवम क्लासेस धनबाद यहाँ पे सर्च करो, ये हमारा आ जाएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल, ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलिए, जिनके पास होगा उनको तो पता ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो क्लास था, ठीक है। तो हम लोग का जो आज 8वां दिन का है, सेट हिंदी पेपर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मज़ेदार के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। देखो आप लोग आंसर पता, आप लोग करना, मिला के देखना, आप लोग करना सही कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, रसखान के सवैये, रसखान के ज़्यादातर सवैये बहुत फेमस है। रसखान के सवैये में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? तो रसखान के सवैये में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? आपका शिव। कौन हो रहा है? आपका शिव शोभित हो रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। रसखान के से धूल, तो देखो ऐसे याद, रसखान है ना, तो धूल से शोभित, धूल से कृष्ण भगवान, कृष्ण तो शिव भगवान धूल में पकड़ रहे थे, इस तरह का याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम यात्री है? तो यात्री है, किस कवि का उपनाम? नागार्जुन को यात्री नाम से जाना जाता था, और ये बहुत सारी रचना यात्री के नाम से भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, याद रखना है आपका। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रकाशन वर्ष के आधार पर, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद क्या क्या है? तो सबसे पहले कौन आया है? जयशंकर प्रसाद का छाया, फिर इसके बाद प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर इंद्रजाल। तो हम लोग इस तरह इसको याद कर, छप्र अकाजाल, छप्र अकाजाल, छ से छाया, प्र से प्रतिध्वनि, आकाश से आकाशदीप, जाल से ना, छप्पर पे आया जाल, छप्पर पे आया जाल, छप्पर, छ से छाया, प्र से प्रतिध्वनि, अ से आकाशदीप, जाल से इंद्रजाल, ये याद रखना। छाया है, फिर जाल, छाया दिखा के आपको फंसा लोगे जाल में, ठीक है, इसे याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बहुत सारी चीज़ लिंक से याद कर सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं नीर भरी दुख की बदली, पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? कौन है? महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा बोलती है मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर नारी, नारी, और नारी इसमें कौन है? महादेवी वर्मा है ना, एक ही इसमें नारी है महादेवी, बाकी जयशंकर प्रसाद पुरुष है, सुमित्रा नंदन पद सूर्यकांत त्रिपाठी भी, तो महादेवी, मैं नीर भरी नारी, है ना, महादेवी वर्मा के बारे में कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग तो क्या? उत्साह, उत्साह से भरे लोग, चक्रव्यूह में फंस गया, मैं संकल्प करता हूँ, मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु होनी है, ये क्या आपका स्त्रीलिंग है? कौन सा है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
गोदान पाठ के आधार पर एक निम्न वर्गीय किसान कौन है? तो सब जानते हैं होरी। होरी क्या है? निम्न वर्गीय किसान है जिसको गाय लेने की बहुत बड़ी लालसा थी। ठीक है, चलिए। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सतवार प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो क्या चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर, नाव लेकर से नौका विहार, नाव लेकर के नौका विहार पंक्ति कविता से ली गई है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में कौन वैष्णव का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव के आचार्य याद रखिए कौन कौन है। वल्लभाचार्य वैष्णव के आचार्य, माधवाचार्य भी है और रामानुजाचार्य। वमर ऐसे याद है, वमर इस सब क्या है? वैष्णव आचार्य। कैसे? व से वैष्णवाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। याद रखना कौन वैष्णव के आचार्य ने? शंकराचार्य वैष्णव के आचार्य नहीं है। वमर याद रखना है, वैष्णव के आचार्य को वमर, व से वल्लभाचार्य, म से माधवाचार्य और र से रामानुजाचार्य। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व भक्ति काल और उत्तर भक्ति काल। ठीक है, भारतेंदु जी की साहित्य भाषा है, भारतेंदु जी की साहित्य भाषा कैसे? खड़ी बोली है। भारतेंदु जी की साहित्य भाषा कैसी आपकी? खड़ी बोली है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या? बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समा सकता है? कौन? तो कौन है आपका? श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। बिहारी के दोहे, तो बिहारी कृष्ण भगवान के बारे में बहुत लिखते रचना करते थे। ठीक है, तो बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता? तो नायिका की वेदना कौन समझ सकता है? कृष्ण भगवान ही समझ सकते हैं कि बिहारी कृष्ण भगवान के बारे में लिखते थे, जैसे कि सूरदास भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? देखो, उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? उन्होंने अलंकृत काल दिया। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल नाम दिया है ना? क्या सा नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, आदि काल को अत्यधिक विरांधा और व्याघातो युग कहने वाले आलोचक आचार्य कौन है? कौन है भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल को अत्यधिक विरांधा और व्याघातो युग कहने वाले आलोचक आचार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही क्रम क्या? काव्य आंदोलन का सही क्रम है तो सबसे पहले क्या है इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला उत्सुकवाद अकिवाद, ये नहीं है। ठीक है, ये भी सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन है? नकेनवाद, उसके बाद नई कविता, उसके बाद अकविता, उसके बाद युत्सवाद, है ना? याद रखना, नकेनवाद, नई कविता, है ना? पहले नकेनवाद, नई कविता, अकविता और युत्सवाद। ठीक है, याद रखना। यशपाल का जब कब हुआ? 1903 में हुआ। यशपाल के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? अभिशप्त लिखा गया है। ठीक है, चलिए नाटक ध्रुवस्वामिनी में किस पात्र को ध्रुवस्वामिनी पूरक पात्र की दिखाया गया? ध्रुवस्वामिनी के पूरक पात्र किसको दिखाया गया? मंदाकिनी को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? मंदाकिनी, जो चंद्रगुप्त की बहन है। याद रखना है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक काल को गद्य काल बोला। अभी के जो आधुनिक काल 1900 के बाद का गद्य काल को गद्य काल नाम दिया। आधुनिक काल किसने? रामचंद्र शुक्ला के द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली शरण गुप्त कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे? मैथिली शरण गुप्त 10 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, 1951 से 61 तक ये रहे थे। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। रचना के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? रचना के अनुसार मतलब कौन सा कवि इसमें रचना के अनुसार सही क्रमानुसार लिखे हैं। ठीक है, तो रचना के अनुसार कौन है? चिंतामणि सबसे पहले है, फिर इसके बाद महाराजा जसवंत, उसके बाद फिर देव, उसके बाद भिखारी दास। देखो पहले लोग चिंता करें, इसको तो कैसे याद रखें? देखो क्वेश्चन अगर आएगा ना आपको तो सेम एज इट उठ के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही है। देखो रचना काल, पहले लोग जब चिंता करेंगे ना तो क्या करेंगे? लास्ट में भिखारी बन ही जाएगा। तो पहले चिंता, फिर उसके बाद भिखारी दास लास्ट में आएगा। याद रखना, समझ में आता? ये आप लोग लिंक लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत दुर्दशा नाटक में नाटक
नाटककार के कौन सा आधार लेकर भाव और विचारों को महत्व दिया गया है? तो नाटक दुर्दशा कौन सा आधार? तो मानवीकरण। क्या? मानवीकरण। अच्छा, भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा रचिता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है, याद रखना है टोटल। डॉक्टर गिरियसन ने ब्रज भाषा को कौन सा नाम दिया है? डॉक्टर गिरियसन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया। क्या? अंतर्वेदी। ऐसे याद रखें, ब्रज भाषा, ब्रज के लोग, अंतर्वेद, अंतर दिल में बसे हुए हैं ना, अंदर तक, तो अंतर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? तो द्विवेदी युगीन कवि कौन कौन है ये बता देते हैं। जैसे कि अब गया प्रसाद शुक्ला, जिसे स्नेही भी बोलते हैं, ये द्विवेदी युगीन कवि है। राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय, त्रिपाठी जी, शुक्ला जी और उपाध्याय जी, ये तीनों आपके द्विवेदी युग के कवि, लेकिन श्याम सुंदर दास द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यशपाल कृति कहानी संग्रह नहीं है। यशपाल की कृति कहानी संग्रह कौन नहीं है? तो आपका याद रखना है कामरेड। कामरेड जो है, देखो सब चारों ऑप्शन, चारों में यशपाल की कृति है, लेकिन कामरेड यशपाल की कृति नहीं है, इनका पहला उपन्यास है। कामरेड यशपाल की क्या है? पहला उपन्यास है। ठीक है, तो ये आपकी इनकी कहानी संग्रह नहीं है, बाकी इनकी अभिशप्त कहानी है इनकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? ईसाई पादरी ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? तो कैसे याद दिया? ईसाई थे तो क्या कहते, बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद करवाया और लोगों में बांटा। इस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, श्री राग दरबारी किसके द्वारा लिखित है? श्री राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। प्रेमचंद द्वारा 2 उपन्यास है, ठाकुर का कुआं है ना, और कौन है, सॉरी ठाकुर का कुआं बोल रहे हैं यहाँ पे, मधुआ है, और आपके पास और इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। कौन? आपका उपन्यास है आपके गोदान उपन्यास, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। पैसे बंदूक में रखें, पैसे संदूक में रखें, रेखांकित शब्द का कारक हो, में रखें मतलब अधिकरण, अधिकार, तो अधिकरण कारक हो। क्या होगा आपका? अधिकरण कारक। उषा प्रियवदा की रचना है। उषा प्रियवदा की, उषा अपने प्रिय की, देखो उषा प्रियवदा हम लोग ऐसे याद किए, उषा प्रिय अपने प्रियतम के लोग वापसी चाहते हैं कि उसके प्रियतम वापस आ जाए, है ना, वापस आ, तो वापसी तो ये है ही, लेकिन उसके साथ शेष यात्रा भी है और रुकोगी नहीं राधिका, ये है। तो लोग प्रिय को क्या चाहते हैं कि भाई रुक जाओ, वापस आ जाओ, है ना, यात्रा में ही वापस आ जाओ। तो ऐसे वापसी, शेष यात्रा और रुकोगी नहीं राधिका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी निम्नलिखित में से किस कोटि का नाटक है? ध्रुव स्वामिनी इसमें से यथार्थवादी नाटक है। कैसा नाटक है? यथार्थवादी नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? प्रकाश के ध्रुव स्वामिनी नाटक में वीर रस प्रधान है। कौन? वीर, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की वीरता के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। भारतेंदु की मौलिक नाटक है। भारतेंदु की मौलिक नाटक तो एक ही है, भारत दुर्दशा, जो कि बहुत फेमस है। भारतेंदु की मौलिक नाटक कौन है? भारत दुर्दशा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 गीत है। याद रखना, नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल गीतों की संख्या 4 है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में गीत कितने हैं? 4 गीत हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज पर। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और जायसी का ब्रज बस, ये रामचंद्र शुक्ला जी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी के लज्जाराम मोहन है। लज्जाराम मोहन है ना, तो याद रखना, परतंत्र
पराया तंत्र को आप लोगों तो लज्जा आना चाहिए, है ना, याद रखना, लज्जा आना चाहिए। पराया के तंत्र को आप लोगों तो क्या है, लज्जा आना चाहिए, तो ये लज्जा मेहता, ठीक है, लज्जा राम मेहनत, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला, उत्पत्ति के आधार पर, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। कितने भेद है भाई साहब? संज्ञा के 3 भेद है उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक ध्रुव स्वामिनी के कथन से ही जाता है, प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, उषा प्रियवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ? उषा प्रियवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ। कब हुआ? 24 दिसंबर 1930 कानपुर, 24 दिसंबर 1930 कानपुर में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। कैसे थी? जब पहले गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी, ठीक है। और रामचंद्र की भाषा भी कैसी थी? खड़ी बोली थी, याद रखना। और संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए आपको? तो संचार भाषा में मौखिक भाषा शिष्ट, मुहावरेदार और परिनिष्ठ, ये सभी तरह के होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत बार क्वेश्चन है। पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार, यह काव्य किस पंक्ति कवि कहा? तो देखो इसको, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। वाह, पढ़ने के बाद यह अलंकार, मतलब इतना सुंदर आनंद आ रहा। बहन का तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंद, आनंद, आनंद से सुमित्रानंदन पंत, है ना, याद रखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थाई भाव है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। क्या है आपका? उत्साह। हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, हिंदी के प्रथम आचार्य बोला जाए तो केशव दास को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आचार्य। आचार्य लोग के बाल के केस कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास आचार्य केशव दास, ऐसे याद रखो लिंग, ठीक है। लिंग को 2-3 बार पढ़ो। आचार्य का केस कैसा? तो प्रथम उपन्यास हो गया आचार्य केशव दास। कहानी परिंदे किसके द्वारा? तो परिंदे का दिल कैसा होता है? बहुत ही निर्मल होता है ना, कोमल होता था। निर्मल वर्मा, क्या होगा? निर्मल वर्मा, ऐसे लिंक करके याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बाजार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? बाजार की जो भाषा होती है ना, वो प्रयोजन मूलक होती है, याद रख लीजिए। बाजार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रयोजन मूलक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले कौन है? बल्लवाचार्य। कौन है आपके? बल्लवाचार्य। तो सूरदास के गुरु भी कौन है? बल्लवाचार्य। याद रखना, ये बल्लवाचार्य कौन है? सूरदास के गुरु है, जो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माफ़ कीजिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त है, याद रखना है। नायिका ध्रुव स्वामिनी है। कहानी के अनुसार नीलम द्वीप पर कितने महल हैं? 3 महल है। पुखराज का महल है, फिर नीलम का महल है, फिर और आप लोग को बताना एक और क्यासी का महल, ठीक है। 3 महल है। चलिए, ये अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी? तो अवधि की सबसे पुरानी रचना रामचरितमानस है। कौन है? रामचरितमानस अवधि की सबसे पुरानी रचना। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने के लिए श्रेय किसे जाता है? तो ये किसे जाता है? रामानंद को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रेय रामानंद जी को जाता है, ठीक है। ये सबको याद रखना, ये स्ट्रैटेजी के फैक्ट है।
पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम, देखो मध्यकाल दो तरीके से होता है। पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल से जाना जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में बांटा गया है। तो भक्ति काल के पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है ना। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक है, ध्रुव स्वामी नाटक में 3 अंक है, या अंक 3 है ध्रुव स्वामी नाटक में, और गीत कितने हैं, 4 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में कितने नाटक, भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक है। ठीक है। जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, या किसे कहता है, एक और कहता है भोला कहता है। भोला कौन है, जिससे होरी अपना गाय लेने जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह। राम सिंह क्या, राम सिंह भगवान है ना, राम सिंह, राम भगवान पाहुड़ पहाड़ तोड़ लाते हैं ऐसे राम सिंह। चलिए कार्यालयी पत्राचार में स्वनिर्देश के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, भावदीय, नहीं बोलते भावदीय है ना। कार्यालयी पत्राचार में स्वनिर्देश के लिए होता है भावदीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है। तो राष्ट्र कवि याद रखना, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है। 3 अगस्त को राष्ट्रीय कवि दिवस मनाया जाता है इन्हीं के याद में। ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक की आधार कृति है। ध्रुव स्वामी नाटक की आधार कृति कौन है, देवी चंद्रगुप्त। कौन है, देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त नहीं होना चाहिए, चंद्रगुप्त होना चाहिए यहाँ पे में भी। ठीक है, आपका ये चंद्रगुप्त। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही क्या हुआ। ठीक है। अगर आपको कुछ लगे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, या मैंने कुछ क्वेश्चन गलत टिक लगा दिया जल्दबाजी में भी, तो आप लोग करेक्ट कर देना ताकि मैं भी उसको सुधार सकूं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के संबंध में असत्य है। यह पत्र समाचार पत्र के संपादक को पाठक द्वारा लिखा जाता है। हाँ, ये बात सही है। यह पत्र लोक कल्याणकारी योजना के पक्ष में जन समर्थन का आह्वान करता है। हाँ, ये भी सही है। यह पत्र संपादक के लिए पूर्ण रूप से छापना अनिवार्य नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यह पत्र आकार में दीर्घ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में कभी संबंध नहीं रखा। तो याद रखा, फोर्ट विलियम कॉलेज में संबंध किसका रखा, लल्लू लाल का रखा, सदल मिर्च का रहा, और गिलक्राइस्ट का। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें संबंध रखा, लेकिन मुंशी सदासुख लाल कभी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं। मुंशी सदासुख हमेशा सदा सुखे है बेचारा, लाल हो गया, सदा सुख रहता, तो उसको कभी कॉलेज वॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा, पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो मुंशी सदासुख लाल का कॉलेज से कोई नाता नहीं था। ठीक है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाहाकार कविता किस कवि की रचना है। हाहाकार कविता रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो, दिन में हाहाकार मच गया, दिन में हाहाकार, दिन से रामधारी सिंह दिनकर क्या मच गया, हाहाकार। हाहाकार कविता रामधारी सिंह दिनकर की रचना। निराला एक आत्महर्ता आस्था के रचनाकार कौन है। तो निराला के हैं दूधनाथ सिंह। क्या है, दूधनाथ सिंह। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किस वर्ष की गई। तो ध्रुव स्वामी नाटक की रचना 1933 में की गई। अच्छा, राग दरबारी नाटक की रचना कब की गई, 1938 में की गई। ठीक है। पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम समीक्षक था। पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम समीक्षक कौन थे, प्लूटो थे। कौन थे भैया, प्लूटो थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हारता मेरा मन महाकवि निराला जी की कौन सी कविता है। तो रहस्य परक। अगर आपको रहस्य का पता चल गया तो क्या आपका मन हार जाएगा, है ना। चलिए, ढूंढानी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ढूंढानी राजस्थान के जयपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है। कहाँ, जयपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है। ठीक है। बात करते हैं हिंदी साहित्य के लिए किस साहित्यकार को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य के लिए किस साहित्यकार को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुमित्रानंदन पंत। कब किया गया, सुमित्रानंदन पंत जी का कब जन्म हुआ था, 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में 7 सभ्य जन, देखो 7 को सभ्य जन आता है, आपका आता है अंग्रेजी आता है, मराठी आता है, ये सब 7 को सभ्य जन आता है, बैठक करते हैं। कौन सा अंक में भारत दुर्दशा के 5वें अंक में, कौन सा 5वें अंक, 6ठा अंक में। तो भारत
भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है ना, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र जो शिखर स्वामी क्या है, वो मंत्री है। क्या वो मंत्री है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने 4 मानी। कितनी मानी है, 4 मानी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ। 1936 में, जब गोदान लिखा गया, लिख के तैयार हुआ, तभी 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ। ये भी आपको ध्यान देना है। इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस बात से है, बड़ी लड़की। सावित्री की बड़ी लड़की का नाम क्या है, बिन्नी है। छोटी लड़की का नाम क्या है, किन्नी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रस मीमांस किसकी कृति है। तो रस मीमांस आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कृति है। रस मीमांस किसकी कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कृति है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के व्यक्तित्व में अनुरागमयी की विशेषता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनुरागमयी को कोई जगह प्राप्त नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद, भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन है, पूर्णभूत। कौन है, पूर्णभूत। मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, पूर्णभूत पहले ही, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन माना जाता है, राम प्रसाद निरंजनी, है ना। राम प्रसाद निरंजनी याद रखना है, ठीक है। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्यम गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है। तो द्वितीय अंक में गाना गाया था यौवन तेरी चंचल छाया। कौन सा, द्वितीय अंक में, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है। तो पुनर्विवाह, क्योंकि रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का शादी होता है जो खुश नहीं रहते, क्योंकि रामगुप्त एक नंबर का भगौड़ा रहता है, डर जाता है, अपनी पत्नी को ढाल बनाकर यूज करता है। तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त से शादी करते हैं, ठीक है। तो पुनर्विवाह का इस पद्धति में समर्थन किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त रामराज्य में किसके द्वारा बिखरा हुआ है, किसके द्वारा, रामगुप्त के द्वारा, जो भगौड़ा था, ठीक है। याद रखना, इसको नहीं पढ़ना, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन। यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी के किसने गाया है, मंदाकिनी ने गाया। किसने, मंदाकिनी ने गाया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है। ध्रुव स्वामिनी बोलती है अब दुश्मन से मरने से अच्छा खुद मर जाओ, क्योंकि बहुत ईगो वाली मतलब थी, है ना। याद रखना, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। निम्नांकित में कौन पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कौन है, देवसेना इसमें थोड़ी है, ठीक है। ये तो बाहुबली में है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। तो बोलो भाई मेरे साथ, उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका वर्णन किया है। उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका वर्णन किया, अशिक्षा के बारे में। तो बोला ही है कि गांव में मैला आंचल मेरीगंज के कहानी, निर्धनता और डायन प्रथा भी है, तो ये सभी के बारे में बोला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने, निम्नलिखित में से हिमालय का संदेश किसके द्वारा रचित कविता। तो हिमालय का संदेश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित। हिमालय का संदेश आया है कहाँ से, रामधारी सिंह दिनकर के लिए, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नाटक आधे अधूरे का रचनाकार कौन है। तो नाटक आधे अधूरे का रचनाकार कौन है, मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा 2 नाटक लिखा गया, आधे अधूरे, एक मिसपाल, ठीक है, एक मिसपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता। क्या नहीं आता,
प्रार्थना नहीं आता। गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान में 36 अध्याय हैं। गोदान में 36 अध्याय हैं। ठीक है। कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अत्यधिक प्रभावी है? तो कौन संपर्क भाषा के रूप में? हिंदी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी है। ठीक है। तो संपर्क भाषा में सबसे ज़्यादा प्रभावी यही है। सूफी साधना के कितने संप्रदाय प्रसिद्ध है? सूफी साधना के 4 संप्रदाय, सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुई थी? मोहन राकेश का जन्म कब? 1925 पंजाब में हुआ। 1925 पंजाब में हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, आकाश से बातें का अर्थ है। आकाश से बात होता है घमंड, मतलब बहुत आकाश से बात करता है, ऊपर ही ऊपर, मतलब उसको घमंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। विजय पाल रासो की भाषा कौन सी है? विजय पाल रासो की भाषा कैसी है? अपभ्रंश है ना? तो अपभ्रंश है, याद रखना है। हिंदी में टिप्पणी शब्द निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजी? तो टिप्पणी का मतलब नोटिंग, इला बताए थे, बार बार याद रखना। टिप्पणी मतलब नोटिंग होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रास है, घास वाली है, गुल्ली डंडा है, लेकिन आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी नहीं है। दिल्ली में एक मौत किसके द्वारा लिखा गया है? कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है ना? याद रखना, ये कहानी है जिसमें लेखक खुद नहीं जाता, ठंड के चलते दीवान चंद की मौत हो जाती है। तो आगे ना इतना पीछे पगाना, मेरे आगे है कोई ना पीछे है, तो बंधित रही तरह, तो बंधित रही तरह, मतलब किसी के बंधन में नहीं है। तो यहाँ पे ये सेशन आपको समाप्त होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है भाई, देखो है ना। चलिए रखते हैं, धन्यवाद यहाँ तक क्लास को।